ताऊ जी और बदला। एक दिन एक जगह पर। खा बेटे खा, डटकर काजू किशमिश और अखरोट खा और सेहत बना। अरे वाह मिर्ची पहलवान, सांड की खूब सेवा हो रही है। इसे दंगल में लड़वाओगे क्या? मैं ताऊ से अपना पुराना बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए। अरे वाह पहलवान, बदला तुम्हें लेना है और सेहत सांड की बढ़ा रहे हो। यही तो मेरी अक्लमंदी है। अरे तुमने क्या सोच रखा है कि मिर्ची पहलवान की खोपड़ी में सड़े आलू भरे हैं? अरे ताऊ की जादुई शक्ति के आगे सब बदमाश पानी मांगते हैं। जादू का असर आदमियों पर होता है, जानवरों पर नहीं। इसलिए बदला लेने के लिए मैं अपने सांड की सेहत बना रहा हूँ। वहीं से कुछ दूरी पर ताऊ जी और रुमझुम। ताऊ जी, आज की सैर से तो मेरी भूख भड़क उठी है। अरे रुमझुम, तब तो तुम्हें आज भी ज्यादा दूध पीना पड़ेगा। मगर पिछली बार जोर की भूख लगने पर सिर्फ आधा चम्मच दूध ही ज्यादा पिया था, तो मेरा पेट फूलकर फुटबॉल हो गया था। इधर मिर्ची पहलवान। पहलवान, ताऊ तो आज अकेला ही सो रहा है। ठीक है, मैं भी अपने पहलवान को खोल देता हूँ। सांड को खोलकर वह एक ओर दौड़ता है। आओ इन झाड़ियों की आड़ में छुप जाएं, ताऊ की फजीयत का मजा लेने के लिए। सांड ताऊ जी को देखता है और उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। एक जबरदस्त टक्कर में ताऊ जी हवा में उड़ जाते हैं। ओहो रुमझुम, बाप रे, सांड ने तो ताऊ जी को मुफ्त में आसमान की सैर करा दी। आज तो ताऊ जी के पास जादुई डंडा भी नहीं है, आसमान से गिरकर उनका ऑमलेट बन जाएगा। ऐसा सोचकर रुमझुम जादुई इशारा करता है। अबरा का डबरा डबरा शू, ताऊ जी को मुलायम जगह पे उतार दे तू। और ताऊ जी सीधे मिर्ची पहलवान के ऊपर आ गिरते हैं। बाप रे, मार डाला। वाह, रुमझुम ने तो आज कमाल कर दिया, जो इतनी अच्छी जगह उतारा, वरना धरती पर गिरकर तो मेरा कीमा बन जाता। राजन इकबाल और ब्लैकमेलर का हत्यारा। एक दिन राजन इकबाल के घर पर। इकबाल, तुम जानते हो कि मामा जी देर से पहुंचने वालों को सख्त नापसंद करते हैं। इसके बावजूद भी तुम अभी तक लड़कियों की तरह श्रृंगार कर रहे हो, जबकि हम पहले ही आधा घंटा लेट हो चुके हैं। तुम तो ऐसे हड़बड़ा रहे हो जैसे देर से पहुंचने पर वो हमें फांसी चला देंगे। लो, हो गया तैयार, चलो अब। लेकिन तभी उफ, इस कमबख्त को भी अभी टनटनाना था। चलो हम चलते हैं, बजने दो घंटी। अरे जहां आधा घंटा लेट हो चुके हैं, वहां 1 मिनट और सही, क्या पता कोई जरूरी बात करना चाहता हो। लेकिन रिसीवर उठाते ही दूसरी ओर से पीड़ा युक्त कराह के साथ आवाज उभरी। हेलो इकबाल। पुलिस स्टेशन, मैं यहाँ मर रहा हूँ, मेरी हत्या कर दी गई है। राजन, गड़बड़, शायद किसी ने पुलिस स्टेशन का नंबर डायल किया, लेकिन गलत नंबर डायल करने से हमारे टेलीफोन से उसका संबंध स्थापित हो गया। इतना कहकर इकबाल वापस रिसीवर कान पर लगाता है। आप कौन हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? मैं केशव सिंह, हिल्टन रोड, बंगला नंबर 24 से। जल्दी आइए, मैं मर। यानी किसी ने केशव सिंह नाम के इस व्यक्ति की हत्या कर दी है। हत्यारा शायद उसे मृत समझकर भाग गया होगा। हद तक को पुलिस स्टेशन टेलीफोन करने का मौका मिल गया। हेलो हेलो, प्लीज बोलिए, हत्यारा कौन है? ओह, लाइन चालू है राजन, लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आ रही। मैं इंस्पेक्टर बलबीर अंकल को यह सूचना दे रहा हूँ। ठीक है इकबाल, मैं गैरेज से मोटरसाइकिल बाहर निकालता हूँ। शायद हम पुलिस से पहले घटना स्थल पर पहुंचकर उस व्यक्ति की कोई मदद कर सकें। और अगले 1 मिनट बाद राजन इकबाल हिल्टन रोड की ओर मोटरसाइकिल दौड़ा रहे थे। हिल्टन रोड। इकबाल,
यही है हिल्टन रोड का बंगला नंबर 24। राजन, मोटरसाइकिल अंदर ले चलो। वह दोनों मोटरसाइकिल अंदर पार्क करते हैं। अगर कोई दरबान चौकीदार या अन्य कोई नौकर चौकर होता तो मोटरसाइकिल की आवाज सुनकर बाहर आ गया होता। घर के अंदर इकबाल, ये डाइनिंग हॉल है। सब कुछ व्यवस्थित है, साफ सुथरा है। सीढ़ियां चढ़ते ही यह पहला दरवाजा है, पहले इसे खोलना चाहिए। वह एक बेडरूम था और अंदर एक लाश पड़ी थी। ओह, ये तो मर चुका है। देखते हैं, शायद सांस चल रही हो। राजन उस आदमी का मुआयना करता है। इकबाल, नब्ज गायब है, यह मर चुका है। टेलीफोन पर मुझसे बात करते करते ही मर गया था ये। देखो, टेलीफोन का रिसीवर अब भी इसके हाथ में है। हत्यारा कोई ताकतवर आदमी था। देखो, उसने सीने में मुठ तक धंसा दिया है चाकू। और यहाँ संघर्ष का कोई निशान भी नहीं है राजन। हत्यारे ने संभवतः धोखे से नपातुला वार किया था, वरना इसने संघर्ष जरूर किया होता। इकबाल, पुलिस के आगमन से पहले ही हमें इसके बेडरूम का मुआयना कर लेना चाहिए। और वह दोनों आसपास मुआयना करने लगते हैं। राजन, ये क्या है? टोपी किसकी हो सकती है? यह मैली सी टोपी, कोई मजदूर, कुली या फिर घरेलू नौकर। तभी वातावरण में पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठी। राजन, आ गए इंस्पेक्टर बलबीर। जो चीज जहां जिस हालत में पड़ी है उसे उसी हालत में वहीं पड़े रहने दो इकबाल। इंस्पेक्टर बलबीर, अरे तुम पहले ही यहाँ पहुंचे हुए हो। आए तो ये सोचकर थे कि आपसे पहले यहाँ पहुंचकर शायद इसकी कुछ मदद कर सकें। लेकिन ये तो हमारे आने से पहले ही स्वर्ग सिधार चुका था अंकल। मैं जानता हूं इसे, ये एक बहुत चालाक ब्लैकमेलर है, लेकिन पुलिस आज तक इसके खिलाफ कोई सबूत हासिल नहीं कर पाई। और मैं पहले भी 2 बार इस ब्लैकमेलर से मिलने यहाँ आ चुका हूँ। आखिरी बार अभी पिछले सप्ताह ही आया था और हर बार मुझे यहाँ अलाउद्दीन नाम का एक नौकर भी मिलता था, लेकिन हमें तो यहाँ इस लाश के अलावा कुछ नहीं मिला। अंकल, यहाँ आप अलाउद्दीन नाम के जिस नौकर से मिले थे, क्या वो सिर पे टोपी लगाता था? हाँ, जालीदार गोल टोपी लगाता था वह। इसका मतलब ये टोपी उसी नौकर की है? हाँ, ऐसी ही मैली सी टोपी लगाए रहता था वो अलाउद्दीन। लेकिन ये टोपी यहाँ कैसे पहुंच गई? और अंकल, क्या मृतक शादीशुदा था? नहीं, शादी तो नहीं की इसने, लेकिन सुजाता नाम की एक युवती को अक्सर इसके साथ घूमते फिरते होटलों तथा नाइट क्लब में देखा गया है। सुनने में यह भी आया है कि यह उस सुजाता नाम की लड़की से शादी करने वाला था। तभी दरवाजे पर एक व्यक्ति इंस्पेक्टर बलबीर की बात के जवाब में बोलता हुआ प्रकट हुआ। आपने सही सुना था, इस शैतान ब्लैकमेलर ने दर्जनों दूसरी लड़कियों की तरह सुजाता को भी शादी का झांसा दिया था। झांसा? जी हाँ, शादी का सपना दिखाया था उसे। इसने सुजाता की भी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें कैमरे में कैद कर ली थी। सुजाता को उन तस्वीरों का पता चला और उसने केशव से तस्वीरें मांगी तो केशव ने तस्वीरें लौटाने से इनकार कर दिया। कहा कि अगर यह तस्वीरें चाहिए तो 50,000 रुपया मुझे दे दो। और आज कुछ देर पहले मैंने सुजाता को बाहर जाते देखा, तब तक वह बौखलाई हुई थी। आपकी तारीफ, और यह भी कि आपने सुजाता को कहां से देखा? मेरा नाम कवलजीत है, सामने वाला बंगला मेरा ही है। मैं बालकनी में बैठा था जब सुजाता यहाँ से गई थी, लेकिन सुजाता के जाने से लगभग 1 मिनट बाद ही मैंने इस कमरे के नौकर अलाउद्दीन को बदहवास होकर भागते हुए बंगले से बाहर निकलते देखा था। वह आदमी खिड़की से बाहर इशारा करता है। वह देखिए, मेरे बंगले की बालकनी यहाँ से साफ नजर आ रही है। तभी नहीं। साहब, क्या हुआ साहब को? इसी बीच वह आदमी टीवी के ऊपर से कुछ सामान उठाता है। तभी अचानक इकबाल उसका हाथ पकड़ लेता है। बस यहां से आगे, यानी कि आपका यह हाथ अब आपकी जेब में नहीं जाएगा साहब। क्या मतलब? मतलब ये कि ये चाबी का गुच्छा आप सबकी निगाह से बचाकर अपनी जेब में रखने जा रहे थे, मगर मैंने देख लिया और अब सारा मामला मेरी समझ में आ गया। कुछ देर पहले आप इसी कमरे में केशव सिंह के साथ मौजूद थे, फिर आप केशव सिंह की हत्या करके जल्दबाजी में अपना चाबी का यह गुच्छा यहाँ छोड़ गए।
और अब आप हमारी मदद करने नहीं बल्कि अपना ये चाबी का गुच्छा चुराने आए थे। और हत्या इन्होंने तब की जब यहाँ से सुजाता और नौकर जा चुके थे। मैं यहाँ आई थी, मेरा केशव से झगड़ा हुआ था और फिर यह धमकी देकर कि मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, मैं यहाँ से चली गई थी। और इनके यहाँ से जाते ही साहब ने मुझे वापस बुला लेने के लिए भेजा था। लेकिन जाते समय तुम्हारी यह टोपी कैसे रह गई थी? साहब ने मेरे सिर पर हाथ मारकर कहा था, जा सुजाता को बुला ला। सिर पर हाथ मारने से टोपी गिर गई थी, जो जल्दबाजी में मैंने उठाई ही नहीं। और नौकर के जाते ही तुम यहाँ आ गए। केशव से तुम्हारी दोस्ती थी, तुमने धोखे से उसकी हत्या कर दी, मगर अपना चाबी का गुच्छा यहीं भूल गए। अब बताओ, तुमने केशव की हत्या क्यों की? हत्या? नहीं नहीं, मैंने हत्या नहीं की। लेकिन वह ज्यादा देर तक झूठ नहीं बोल सका। हाँ, मैंने ही की है इसकी हत्या। इसके पास मेरी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें थी। सालों से यह मुझे ब्लैकमेल करके नोच नोच कर खा रहा था। अपना मौका पाकर मैंने इसकी हत्या कर दी। कानून तुम्हारे साथ नरमी से पेश आएगा, क्योंकि यह वाकई एक नीच इंसान था। पिकलू और छुट्टी का दिन। एक दिन पिकलू के घर पर 6 दिन दफ्तर में कड़ी मेहनत की, आज छुट्टी का दिन है, सारा दिन आराम करूंगा। तभी पिकलू बिस्तर से उछल पड़ता है। आए पिंको, मेरे भाई, शोर मत करो, मुझे आराम करने दो। भैया, कल मेरा पॉप म्यूजिक का कंपटीशन है, मुझे रिहर्सल करना है। यह सुनकर पिकलू गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। जिस घर में संगीतकार हो उस घर में आराम कहाँ? एक खुले मैदान में। यहाँ खुले मैदान में घास पर आराम किया जाए, यहाँ कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। तभी पिकलू चौंक जाता है। आए, एक सांप उसे हवा में उठा लेता है। अरे बाप रे! और पिकलू वहां से दौड़ लगा देता है। किसी दूसरी जगह जाना चाहिए जहाँ सांप का बिल न हो। बड़ा आया। दूसरी जगह पर। ये जगह अच्छी रहेगी, पेड़ की ठंडी छांव में सारा दिन सोऊंगा। और पिकलू पेड़ से पीठ लगाकर सो जाता है। तभी एक मधुमक्खी पेड़ की कोटर में से बाहर निकलती है और पिकलू के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगती है। आए, पिकलू कोटर के अंदर झांकता है। अरे, इसके अंदर तो लाखों मधुमक्खियों का छत्ता है, ये मेरी नाक में दम कर देगी। यह सोचकर पिकलू तीसरी जगह पहुंचता है। क्यों ना इस नाव को बीच पानी में ले जाया जाए और फिर इसमें आराम किया जाए। वहां पर ना तो सांपों के बिल होंगे, ना मधुमक्खियों की भिन भिन, और ना ही संगीत की चिल्लपों। पिकलू नाव में सवार होकर चल देता है। तभी, अरे भाई, नाव वापस ले आओ। क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है? तकलीफ मुझे नहीं, तुम्हें होने जा रही है भाई। जिस नाव में तुम बैठे हो उसके तले में छेद है। आए, और वह नाव पानी में डूब जाती है। ओह, बड़ी मुश्किल से जान बची। रुमझुम और दिल। उठाई गिर घोंचू शिकार की तलाश में। इधर रुमझुम। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। ओहो। उठाई गिर घोंचू। अरे, रुमझुम बक्से में क्या ले जा रहा है? जरूर कोई कीमती चीज होगी, क्यों ना मैं इसे हथिया लूं? यह सोचकर वह दीवार की तरफ को बढ़ता है। वह इस नुक्कड़ से ही गुजरेगा। और वह दीवार के पीछे छुपकर रास्ते पर केले का छिलका डाल देता है। अब आएगा मजा। इधर बेखबर रुमझुम। ओ, तुम जियो हजारों साल, साल के। अचानक रुमझुम का पांव
केले के छिलके पर पड़ता है अबे बच गए। और वह फिसल जाता है। ओह, आई! उठाई गिर घोंचू। वह रहा बक्सा। वह बक्से को उठाकर भाग लेता है। यहाँ से भाग लूं। कुछ क्षण बाद अरे, बक्सा गायब है। छिलका बक्सा हथियाने की चाल थी। तभी रुमझुम के कानों में एक आवाज पड़ती है। हाय, मरा सांप। रुमझुम आवाज की दिशा में बढ़ता है। आवाज झाड़ियों से आई है। देखूं, माजरा क्या है। झाड़ियों के पीछे हाय, अरे ये इसकी चालाकी थी। खिलौना देखकर ही बेहोश हो गया। ताऊजी ठीक ही कहते हैं, चोर और उचक्कों के दिल बड़े कमजोर होते हैं। हाय, नन्हे मियाँ और साथी। एक दिन नन्हे मियाँ के घर पर। क्या बात है नन्हे मियाँ, आज बहुत गुस्से में हो। आज सारा दिन मेरे साथ खेलने के लिए कोई साथी नहीं मिला पापा। तो इसमें गुस्सा होने की क्या बात है, हर समय तो कोई साथी नहीं मिलता। वैसे भी कभी कभी अकेला खेलने की आदत डालनी चाहिए। यह सुनकर नन्हे मियाँ बाहर की ओर इशारा करते हैं। लेकिन पापा, शीशा तो अकेला नहीं खेला जा सकता ना, हैं? ताऊजी और हरी कयामत। दुष्ट जादूगर भैरव सिंह बदले की आग में जल रहा था। वह ताऊजी को खत्म करने के लिए कोई अचूक तरकीब सोच रहा था। उसने जादू की महान किताब खोली और उसे पढ़ने लगा। मैं तेज सिंह को नहीं छोड़ूंगा, वह मेरे हाथ से बच नहीं सकता। फिर उसने जादू किया और तब ताऊजी का पुतला प्रकट हुआ। तेज सिंह और ताऊजी जी चाहता है तेरे पुतले को अपने बदले की आग में जलाकर राख कर दूं। वह ताऊजी के पुतले को मैदान में ले आया। मैं तुम्हारे पुतले से एक बड़ा काम लूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। और एक पत्थर पर उसने पुतला खड़ा कर दिया। लो, यहाँ खड़े रहो, मैं अब तुम्हें अपना कमाल दिखाऊंगा, महान जादूगर। भैरव सिंह ने जादुई इशारा किया और तब वहां हरे रंग के दैत्य पक्षी प्रकट हुए। इसे पहचान लो, ये शकराल का जादूगर तेज सिंह है। इसे जहां कहीं भी देखो उठा लाओ, ये मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। आकाश में इतना ऊंचा उड़ो कि तुम्हें कोई देख न सके, फिर अपने शिकार को देखकर उस पर बिजली की तरह टूट पड़ो। चलो, एक बार करके देखो। हरे दैत्य पक्षी आकाश में ऊंचाई तक उठते चले गए, फिर मुड़कर नीचे की ओर गोता लगाया। दूसरे ही पल ताऊजी का पुतला उनके पंजों में था। मेरी मेहनत सफल हो गई। ले जाओ इसे आकाश के आखिरी छोर पर और फिर फेंक दो नीचे। ऊंचाई पर पुतला ले जाकर उन पक्षियों ने नीचे फेंक दिया और देखते ही देखते जमीन से टकराकर पुतले के टुकड़े टुकड़े हो गए। यह देख भैरव सिंह खुशी से चीख पड़ा। मेरा प्रयोग सफल रहा, अब वह बच नहीं सकता। टूटे हुए पुतले का सर हाथ में उठाकर पवित्र शकराली संदूक का वारिस महान जादूगर तेज सिंह उर्फ ताऊजी। इतना कहकर उसने बेहद घृणा से
पुतले का सिर हवा में उछाल दिया। हटाओ मेरे सामने से अपनी मनहूस सूरत। जाओ, टूट पड़ो उस दुष्ट पर हरी कयामत बनकर। जाओ मेरे शेरों, जाओ, मिटा दो उसे। तेज सिंह को खत्म किए बिना वापस मत आना, वरना तुम्हारी आत्माओं को मैं अंधेरे नरक में बंद कर दूंगा। उधर रुमझुम लगभग भागता हुआ घर वापस आया था। ताऊजी उस समय ध्यान लगाए बैठे थे। संसार की रचना करने वाले, मैं तेरी उपासना करता हूं। तमाम शक्तियां तेरी ही दी हुई हैं, उनकी रक्षा कर। तू ही सबकी मौत और जीवन का मालिक है। हम सबको एक दिन तेरे पास ही लौट कर आना है। तू महान है। तभी रुमझुम ने अंदर प्रवेश किया। ताऊजी, नगर में बड़ा हंगामा मचा है। लोग अपने घरों में छुपकर बैठ गए हैं। क्या हुआ रुमझुम? तू बहुत घबराया हुआ लगता है। हरी कयामत ताऊजी। ताऊजी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हरे रंग की किरणें आकाश से बिजली की तरह गिरती हैं और सफेद धोती कुर्ता पहने किसी भी आदमी को उठाकर आकाश में बहुत ऊंचाई पर ले जाती है और फिर उसे नीचे फेंक देती है। मैंने उनका पीछा करना चाहा, मगर मेरी शक्ति जवाब दे गई। उनकी गति मेरी गति से कई गुना अधिक थी। पलक झपकते ही आंखों से वह ओझल हो गई। ताऊजी ने रुमझुम को सम्मोहित किया। सो जाओ रुमझुम और मुझे दिखाओ तुमने क्या देखा। चित्र उभरता है और उसमें एक व्यक्ति दिखाई देता है। तभी एक हरे रंग की आंधी उस व्यक्ति को उड़ा कर ले जाती है। बचाओ, बचाओ! रुमझुम उसका पीछा करता है। बचाओ! ओह, मैं पकड़ नहीं पाऊंगा। जागो रुमझुम, मैंने देख लिया है कि तुमने क्या देखा था। जल्दी से सफेद रंग के कपड़े पहन लो, मैं रंगीन पहनता हूं। हम मैदान में चलकर हरी कयामत का इंतजार करेंगे। जल्दी चलो। रुमझुम और ताऊजी ने अपने कपड़े बदले। आओ, जल्दी आओ रुमझुम, मैं मानसिक तरंगों से गति अवरोध बनाकर देखूंगा कि वह क्या है। ताऊजी रुमझुम को लेकर मैदान में आए। ताऊजी ने चलते चलते अपने चारों ओर मानसिक तरंगों को दूर तक फैलाया। तुम आगे बढ़ते रहो रुमझुम, मैंने चारों ओर मानसिक कवच बना दिया है। तभी मानसिक तरंगों ने ताऊजी को सचेत किया। अरे, ये तो हरे रंग के पक्षी हैं। ताऊजी ने जादुई डंडे को छोड़ा। डंडा तुरंत जाल में बदल गया और दूसरे ही पल सारे पक्षी उस जाल में कैद हो गए। पक्षियों को लिए हुए जाल नीचे गिरा। रुमझुम, ये रही हरी कयामत, इन्हें लेकर चलते हैं। मानसिक शक्ति से पता लगाएंगे कि ये कहां से आए हैं। उधर भैरव सिंह जादुई गोले में सब देख रहा था। हाय, मेरी ये योजना भी असफल हो गई। उसने सबको पकड़ लिया। ओफो! भैरव सिंह ने जादू किया और वह धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। तू बहुत चालाक है तेज सिंह, तेरे पास महान शक्तियों का भंडार है। इससे पहले कि हरे पक्षियों की मानसिक तरंगों से तू मुझे खोज सके, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मगर याद रखना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं फिर आऊंगा तुझसे बदला लेने। मिट्ठू और बहेलिया। एक दिन सवेरे सवेरे बहेलिया अंकुर वन में दाखिल हुआ। चिड़ियां अपने घोंसलों से निकलकर इधर उधर उड़ने लगी थी और चारों तरफ उनकी चहचहाहट बिखरी हुई थी। बहेलिया ने वह सुंदर दृश्य देखा। वाह, कितनी सुंदर चिड़िया है। और फिर उसने वहीं अपना जाल लगा दिया। मैं सब चिड़ियों को पकड़ूंगा। हा, 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 मजा आ जाएगा। और जाल की रस्सी पकड़कर वह झाड़ियों के पीछे आ गया।
अब मुझे छुप जाना चाहिए। फिर आराम से एक पेड़ के नीचे लेट गया। थक गया हूँ, कुछ देर आराम कर लूं। लेकिन थोड़ी देर में वह गहरी नींद सो गया। तभी अंकुर वन का हरियल तोता मिट्ठू उधर उड़ता हुआ आया। चीची है बड़ा आलसी, हो सकता है वह अभी भी अपने बिल में पड़ा सो रहा हो। थोड़ी दूरी पर एक टीले के बिल में मिट्ठू का मित्र चींची चूहा रहता था। मिट्ठू उससे मिलने के लिए इधर आया था, लेकिन जैसे ही मिट्ठू ने पेड़ की डाल पर बैठकर चींची को आवाज देनी चाहिए, वह चौंक पड़ा है? कि उसकी नजर जमीन पर बिखरे दानों पर पड़ी। अनाज के दाने, वाह, खूब पेट भर जाएगा। चीची आ जाए तो मिलकर खाएंगे। लेकिन ये यहाँ आए कहाँ से? दूर दूर तक तो कोई खेत नहीं, जंगली फल पड़े होते तो और बात थी। यह सोचकर मिट्ठू नीचे उतरा। अरे वाह, यह तो काफी दूर तक बिखरे हुए हैं, जैसे किसी किसान की बोरी खुल गई हो। मिट्ठू दानों के साथ साथ उड़ा। हैं? यह क्या? अनाज के दाने तो इस जाल तक बिखरे हैं। ओह, तो ये बात है। मिट्ठू ने वहीं से उल्टी उड़ान भरी। जरूर बहेलिया भी यहीं पास छुपा होगा। मुझे तुरंत कुछ करना चाहिए। बेगुनाह चिड़ियों को पकड़ कर ले जाएगा। आज मेरे मित्र चीची का कमाल देखने को मिलेगा। और मिट्ठू सीधा अपने मित्र चीची के बिल के सामने एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। चीची, चीची, मित्र कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। मिट्ठू की आवाज चीची ने सुनी। ओहो, मिट्ठू की आवाज। आता हूँ मित्र। चीची बाहर आया। क्या बात है मिट्टू, आज तुम बड़ी देर में आए, कहाँ रह गए थे? मेरी बात गौर से सुनो चीची। लाल चिड़ियों के इलाके में एक बहेली ने जाल लगाया है। इससे पहले कि चिड़िया फंसे, तुम वहाँ पहुँचकर जाल को उतार डालो। यदि बहेलिया वहाँ आ गया तो तुम उसकी चिंता मत करो। तुम जल्दी से अपने दांतों की कला दिखाओ। बहेलिया को मैं जाकर देखता हूँ, जल्दी करो। ठीक है मित्र, मैं 2 मिनट में जाल का तिया पाचा कर देता हूँ। तुम जाकर बहेलिया की खबर लो। इधर बहेलिया आराम से सो रहा था कि तभी उसके ऊपर कुछ गिरता है। बहेलिया हड़बड़ा कर उठा। इस सड़े फल ने मेरे कपड़े ही खराब कर दिए। मैं अपने जाल की तरफ चलूं। और तभी मिट्ठू उसका अंगोछा ले उड़ा। अरे, मेरा अंगोछा! और वह बहेलिया मिट्ठू के पीछे दौड़ा। मेरा अंगोछा कहाँ ले जा रहा है? मिट्ठू ने चक्कर काटा और बहेलिया उसके पीछे भागता रहा। अचानक मिट्ठू गायब हो गया। बहेलिया भी बुरी तरह से थक चुका था। गायब? ले गया मेरा अंगोछा। हाय, थका मारा दुष्ट ने। कोई बात नहीं, ले जा। मैं दूसरा अंगोछा ले आऊंगा। लेकिन याद रखना बेटा, एक बार मेरी जाल में फंसना, तेरी चमड़ी उधेड़ कर नमक मिर्च लगाकर छोड़ूंगा। औलादे भी गंजी होंगी। और जब वह उसी स्थान पर आया जहां जाल लगा था। हाय, मेरा जाल! उसे ये क्या हुआ? मैं तो बर्बाद हो गया। उधर चीची के बिल के पास। कहो चीची, कैसी रही? ये अंगोछा तुम्हारे काम का इनाम। रख लो, काम आएगा। बहेलिया तो अब इधर आने का नाम नहीं लेगा। नन्ही मियाँ और बब्बलगम। एक दिन नन्हे मियाँ बबलगम चबा रहे होते हैं। अचानक जाने उन्हें क्या सूझता है। देखो, मैं कितना बड़ा गुब्बारा बनाता हूँ। बनाओ भैया। नन्हे मियाँ गुब्बारा बनाना शुरू करते हैं और वह गुब्बारे को फुलाते ही चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप गुब्बारा फूट जाता है और सारी बबलगम नन्हे मियाँ के मुंह पर चिपक जाती है
ओफो। हैं? मीकू बना डॉक्टर। एक दिन एक क्लिनिक के बाहर। मुझे फौरन डॉक्टर मीकू से इलाज कराना चाहिए। क्लिनिक के अंदर। डॉक्टर, मुझे बड़ी तकलीफ है। क्या हुआ? कमर में दर्द, गर्दन में दर्द। कमर और गर्दन में दर्द कैसे शुरू हुआ? शेरू ने डंडे से मेरी मरम्मत कर दी। मैंने उसे कुछ कड़वा बोल दिया था। यह सुनकर मीकू उसको दवाई देता है। ये लो गुड़, रोज सुबह गर्म पानी के साथ थोड़ा खा लिया करो, सब ठीक हो जाएगा। गुड़? गुड़ भी भला कोई दवाई है? इससे तुम्हारे मुंह का कड़वापन दूर होगा, मीठा बोलोगे और पिटाई कभी नहीं होगी। यह सुनकर वह चल देता है। ऐसा इलाज मैंने ना कहीं देखा ना कहीं सुना। रास्ते में जंबो काका, किधर जा रहे हो? कान में दर्द है, डॉक्टर मीकू के पास जा रहा हूँ। क्या डॉक्टर साहब क्लिनिक में नहीं है? है तो सही, मगर इस डॉक्टर का इलाज करने का ढंग ही कुछ अलग है। वह दवाई की जगह गुड़ देता है। यह सुनते ही जंबू काका क्लिनिक की ओर दौड़ते हैं। गुड़ मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं पूरी बीड़ी खा सकता हूँ। क्लिनिक के अंदर। कहो जंबू काका, कैसे आना हुआ? कान में दर्द है, गुड़ दोगे ना? मीकू आरी उठा लेता है। नहीं, कान काटना पड़ेगा। काटना पड़ेगा? जिस तरह दांत में दर्द होता है तो डेंटिस्ट दांत निकाल देता है, उसी तरह कान को अलग कर देंगे। न कान रहेगा न दर्द होगा। है? मर गए? बैठो, मैं जरा आरी तेज कर लाऊं। लेकिन जंबो काका वहां से भाग खड़े होते हैं। बाज आया मैं ऐसे इलाज से। पिकलू और शीशे का घर। एक दिन एक जगह पर। अरे रंपो, तू तो मकान के अंदर से बैठा भी बाहर से दिखाई दे रहा है। ढोंडो, मैंने ये शीशे का घर बनाया है। इसके अंदर रखी हुई हर चीज बाहर से दिखेगी। अरे हाँ, ये तो सचमुच बड़ी लाजवाब चीज है। मैं इस नायाब चीज के बारे में सब दोस्तों को बताता हूँ। थोड़ा आगे जाने पर। ढपोर, रंपू ने शीशे का मकान बनाया है, उसके आर पार सब कुछ दिखता है। ढोंडो, तुम्हें इतनी जोर से ये नहीं कहना चाहिए था। क्यों? ये बात झंडू गेंडे ने सुन ली है। जिस तरह लोगों को पान खाने का शौक होता है, झंडू को शीशे तोड़ने का शौक है। वह देखो, उसने मेरे मकान की खिड़कियों के शीशे टक्कर मार मार कर तोड़ रखे हैं। अब रंपू के घर को राम ही बचाए। शीशे का मकान। झंडू वहां से निकल जाता है। रंपू के घर के सामने झंडू तेजी से रंपू के घर की ओर दौड़ता है। एक टक्कर और ये टुकड़े टुकड़े। एक जोरदार टक्कर होती है और झंडू दीवार तोड़ता हुआ अंदर घुस जाता है। ओह, मेरी शीशे की दीवार झंडू ने चकनाचूर कर दी। खिड़कियों की बजाय पूरे शीशे की दीवारों में टक्कर मारने का मजा ही कुछ और है। और फिर मेरा कीमती मकान। मजा आ गया। रंपू वहां से चल देता है। अरे दोस्त पिकलू, कहाँ है तू? रास्ते में। पिकलू, मैं बर्बाद हो गया। झंडू ने मेरा शीशे का मकान तोड़ दिया। उसे शीशे तोड़ने का शौक है, मेरा ही नहीं, मोहल्ले भर की खिड़कियों के शीशे वह तोड़ चुका है। उस गेंडे को सबक सिखाना पड़ेगा। मैं तुम्हारा मकान फिर से बनाता हूँ। और पिकलू ने शीशे का मकान फिर से तैयार कर दिया।
झंडू को ये खबर हो गई होगी, वह किसी भी पल इसे तोड़ने के लिए आता होगा। झंडू गेंडा। फिर शीशे का मकान, 1 सेकंड में ये ढेर हो जाएगा। झंडू एक जोरदार टक्कर उस मकान में दे मारता है। परिणाम स्वरूप हाय, मेरा सींग। झंडू अब किसी शीशे को टक्कर नहीं मारेगा। अब की बार मैंने ये मकान बुलेट प्रूफ शीशे का बनाया था, जिसे बंदूक की गोली भी नहीं भेज सकती। हाय।